11वां रैंक आया है। सो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज मैं 2 चीज़ें शेयर करना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल माय ओवरऑल स्ट्रैटेजी ऑन क्रैकिंग दिस एग्ज़ाम एंड सेकेंडली सिंस दिस वाज़ माय 5th अटेम्प्ट, हाउ डिड आई कीप माय मोटिवेशन गोइंग और पिछले प्रयासों में असफल रहने के बावजूद मैंने कैसे अपना मोटिवेशन लेवल कायम रखा और कैसे 5th अटेम्प्ट में एक अच्छे रैंक के साथ एग्ज़ाम क्लियर करा। So before I start with that, let me just give a brief introduction of myself. So I'm basically from Haryana. मैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैंने अपनी ज़्यादातर स्कूलिंग चंडीगढ़ से ही करी है। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में बिट्स पिलानी गोवा कैंपस से। उसके बाद मैंने रफली अबाउट 6 मंथ्स प्राइवेट सेक्टर में काम करा and after that I realized that my aptitude is more suited towards government service, and because of that I shifted towards preparing for civil services exam. So सबसे पहले स्ट्रैटेजी की बात करें तो I'll talk about the 3 stages of the exam and what strategy I followed in each stage. So first of all, since prelims exam अभी बिल्कुल पास ही है, 2 हफ्ते की दूरी पर ही है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। प्रीलिम्स में 2 चीज़ों की आपको तैयारी करनी है। पहले है स्टैटिक पोर्शन और दूसरा है करंट अफेयर्स। सो स्टैटिक पोर्शन में माय सजेशन वुड बी कि आप हर सब्जेक्ट को लेके एक अपनी कोर बुक डिसाइड करें और उसी को बार बार रिवाइज़ करें रादर देन बहुत सारे डिफरेंट बुक्स को पढ़ने। जैसे हिस्ट्री में मैंने एंशिएंट के लिए एनसीईआरटीज़ ही पढ़ी थी। मेडिवल के लिए भी आई डिड एनसीईआरटीज़। तमिलनाडु बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है वो मैंने सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ करी थी। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आई डिड स्पेक्ट्रम वाली जो किताब आती है वो मैंने पढ़ी थी। देन पॉलिटी के लिए द स्टैंडर्ड गाइड बुक दैट एवरीबडी यूजेस इज़ लक्ष्मीकांत। आई ऑल्सो यूज़ द सेम टेक्स्ट बुक। देन इकोनॉमी के लिए मैंने श्रीराम आईएएस करके एक इंस्टीट्यूट है, उनकी जो रीडिंग मटेरियल है वो रेफ़र करा था। एनवायरनमेंट के लिए आई डिड शंकर आईएएस की बुक एंड अलॉन्ग विद दैट आई सप्लीमेंटेड इट विद अ लॉट ऑफ ऑनलाइन रीडिंग मटेरियल। ज्योग्राफी के लिए मैंने जो 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटीज़ हैं वो पढ़ी थी। उसके साथ जीसी लियोंग करके एक टेक्स्ट बुक आती है, दैट आई यूज्ड एज सप्लीमेंट्री मटेरियल। एंड मृणाल पे राजतनल मैम के वीडियोस हैं, उनको भी मैंने रेफ़र करा था। आर्ट एंड कल्चर के लिए आई डिड 11th की फाइन आर्ट्स की टेक्स्ट बुक एंड अलॉन्ग विद दैट आई डिड नितिन सिंघानिया's बुक. So these were the sources that I referred to for static material in prelims, and these are the same sources that I utilized for my mains preparation as well. Coming to current affairs portion, हेलो एवरीबडी, मेरा नाम देवयानी है और इस साल की सिविल सर्विस परीक्षा में मेरा 11वां रैंक आया है। सो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज मैं 2 चीज़ें शेयर करना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल माय ओवरऑल स्ट्रैटेजी ऑन क्रैकिंग दिस एग्ज़ाम एंड सेकेंडली सिंस दिस वाज़ माय 5th अटेम्प्ट, हाउ डिड आई कीप माय मोटिवेशन गोइंग और पिछले प्रयासों में असफल रहने के बावजूद मैंने कैसे अपना मोटिवेशन लेवल कायम रखा और कैसे 5th अटेम्प्ट में एक अच्छे रैंक के साथ एग्ज़ाम क्लियर करा। सो बिफोर आई स्टार्ट विद दैट, लेट मी जस्ट गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ। सो आई एम बेसिकली फ्रॉम हरियाणा। मैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैंने अपनी ज़्यादातर स्कूलिंग चंडीगढ़ से ही करी है। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में बिट्स पिलानी गोवा कैंपस से। उसके बाद मैंने रफली अबाउट 6 मंथ्स प्राइवेट सेक्टर में काम करा एंड आफ्टर दैट आई रियलाइज दैट माई एप्टीट्यूड इज़ मोर सूटेड टुवर्ड्स गवर्नमेंट सर्विस, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई शिफ्टेड टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। सो सबसे पहले स्ट्रैटेजी की बात करें तो आई विल टॉक अबाउट the 3 stages of the exam and what strategy I followed in each stage. So first of all, since prelims exam अभी बिल्कुल पास ही है, 2 हफ्ते की दूरी पर ही है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। प्रीलिम्स में 2 चीज़ों की आपको तैयारी करनी है। पहले है स्टैटिक पोर्शन और दूसरा है करंट अफेयर्स। सो स्टैटिक पोर्शन में माय सजेशन वुड बी कि आप
हर सब्जेक्ट को लेके एक अपनी कोर बुक डिसाइड करें और उसी को बार बार रिवाइज़ करें, रादर देन बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को पढ़ने का। जैसे हिस्ट्री में मैंने एंशिएंट के लिए एनसीईआरटीज़ ही पढ़ी थी, मेडिवल के लिए भी आई डिड एनसीईआरटीज़। तमिलनाडु बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है वो मैंने सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ करी थी। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आई डिड स्पेक्ट्रम वाली जो किताब आती है वो मैंने पढ़ी थी। देन पॉलिटी के लिए द स्टैंडर्ड गाइड बुक दैट एवरीबडी यूजेस इज़ लक्ष्मीकांत। आई ऑल्सो यूज़ द सेम टेक्स्ट बुक। देन इकोनॉमी के लिए मैंने श्रीराम आईएएस करके एक इंस्टीट्यूट है, उनकी जो रीडिंग मटेरियल है वो रेफ़र करा था। एनवायरनमेंट के लिए आई डिड शंकर आईएएस की बुक एंड अलॉन्ग विद दैट आई सप्लीमेंटेड इट विद अ लॉट ऑफ ऑनलाइन रीडिंग मटेरियल। ज्योग्राफी के लिए मैंने जो 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटीज़ हैं वो पढ़ी थी। उसके साथ जीसी लियोंग करके एक टेक्स्ट बुक आती है, दैट आई यूज्ड एज सप्लीमेंट्री मटेरियल। एंड मृणाल पे राजतनल मैम के वीडियोस हैं, उनको भी मैंने रेफ़र करा था। आर्ट एंड कल्चर के लिए आई डिड 11th की फाइन आर्ट्स की टेक्स्ट बुक एंड अलॉन्ग विद दैट आई डिड नितिन सिंघानिया's बुक. So these were the sources that I referred to for static material in prelims, and these are the same sources that I utilize for my mains preparation as well. Coming to current affairs portion, इसके लिए मैंने एक मंथली मैगज़ीन विजन आईएएस करके आती है उसको फॉलो किया था, और एग्ज़ाम से जस्ट पहले दे रिलीज़ पीटी 365, वो मैंने थरली पढ़ा था। बट द बेस ऑफ योर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन शुड बी न्यूज़पेपर। कोई भी एक न्यूज़पेपर आप ले लें, चाहे हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आपको पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, और विदाउट फेल डेली आप न्यूज़पेपर को पढ़ें ताकि करंट अफेयर्स से आपका हमेशा एक टच बना रहे। और सिर्फ कोचिंग नोट्स पे रिलाई करना मेरे हिसाब से बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं है। दीज आर द बेसिक सोर्सेज दैट आई रेफर टू ड्यूरिंग माई प्रीलिम्स प्रिपरेशन, बट द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर इज़ योर नैक ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस इन द मेन एग्ज़ाम। सो इसके लिए आई डिड अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस कि मुझे ये पता चल जाए कि मेरा आइडियल ऑप्टिमल नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितना होना चाहिए। तो मैंने मॉक टेस्ट से ये रियलाइज़ करा कि अगर मैं 85 to 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती हूँ, उसके हिसाब से मेरा ठीक ठाक स्कोर आ जाता है। तो मैंने अपने फाइनल एग्ज़ाम में भी 85 to 90 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करे थे। और आजकल का जैसा प्रीलिम्स का ट्रेंड है, आप सब देख ही रहे हैं कि बड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा पेपर आने लग गया है अब, तो आपको बहुत सारा गेस वर्क करना पड़ता है। उसके लिए ये है कि आप मॉक टेस्ट में इंटेलिजेंटली ऑप्शंस एलिमिनेट करने की प्रैक्टिस करें, ऑप्शंस ढंग से पढ़ें, ऑप्शंस ध्यान से पढ़ें, ये देखें कि कहीं एग्जामिनर ने ऑप्शंस इंटरचेंज करके तो नहीं दिए हैं या कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स है उनको गलत तो नहीं करा है। इस हिसाब से आप ये चीज़ देखने की कोशिश करें कि कौन से ऑप्शंस गलत हैं और उनको एलिमिनेट करने की आप प्रैक्टिस करें, ताकि जब आप एग्ज़ाम में ऑप्शंस गेस कर रहे हैं, क्वेश्चंस गेस कर रहे हैं, तो आपका गेस वर्क गलत ना जाए। इसके सिवा प्रीलिम्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बहुत ढंग से देखें, उन्हें एनालाइज करें। अब के लिए 2013 ऑनवर्ड्स अब तक जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आए हैं उन सबको आप बहुत अच्छे से पढ़ें। और जनरली क्या होता है, एक आधा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का रिपीट भी हो जाता है। सो यू शुड थॉरली डू योर प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर्स दैट हैव ऑलरेडी कम। अलॉन्ग विद दैट आप ये चीज़ करें कि प्रीलिम्स में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं किसी क्वेश्चन में, उन ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ा डिटेल में पढ़ें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लास्ट ईयर जो एक ऑप्शन होता है उसके ऊपर नेक्स्ट ईयर एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आ जाता है। फॉर एग्जांपल आई थिंक 2017 या 18 में पीवीटी चीज़ जो होते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, दे वर मेंशन्ड एज एन ऑप्शन इन वन ऑफ द क्वेश्चंस, एंड 2019 वाले पेपर में दे वर अ फुल फ्लेजेड क्वेश्चन। तो इस तरह से आप लास्ट ईयर के पेपर्स को बहुत थॉरली रिवाइज करें। This is basically what I did for my prelims. So coming to mains, मेंस के लिए मैंने GS 1, 2, 3, 4 पेपर्स के लिए क्या किया था कि सिलेबस बुक में जो जो वर्ड लिखा हुआ है, हर वर्ड को लेके मेरे पास एटलीस्ट 200 to 250 वर्ड्स का रेडी क्वालिटेटिव कंटेंट था कि कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसे आता है तो मैं उसे प्रॉपर्ली आंसर कर पाऊँ। इसके सिवा कुछ टॉपिक्स हैं जो मेंस में नए हैं, जो कि प्रीलिम स्टेज में नहीं होते, जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री। नाउ प्रेपरेशन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड सच टॉपिक्स शुड बी डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द एग्ज़ाम राइट नाउ।
सो इफ़ यू सी अभी वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो आपका जो प्री और मेंस के बीच का टाइम होता है उसमें आप बहुत ज़्यादा समय वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ने में ना लगाएं, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक. So you have to see that you don't put in too much time in a subject which is not very relevant or not coming as much in the exam right now. So world history के लिए you can use NCERTs या Vision IAS की एक compiled booklet भी आती है, वो भी पढ़ सकते हैं आप. इसके सिवा मेंस का जो सिलेबस है उसमें आप ये देखें कि कुछ कुछ ब्रॉड एरियाज़ हैं जिससे यूपीएससी हर बार क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. जैसे विमेन रिलेटेड इश्यूज़ पे जनरली क्वेश्चंस आ रहे हैं, ट्राइबल्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो इनसे रिलेटेड जो जो ब्रॉड अगर कुछ फैक्ट्स हैं या कोई रेलेवेंट स्कीम्स हैं, उन्हें आप कहीं पे अपना नोट करके रख लें और एग्ज़ाम से पहले उनको ज़रूर रिवाइज़ करें. सोर्सेज जो मेंस के हैं वो जनरली हर कैंडिडेट जो फॉलो करता है, मैंने भी वही फॉलो करे थे, कोई इसमें बहुत डिफरेंट सोर्सेज मैंने यूज़ नहीं करे थे. Again, I stuck to my strategy that I followed in prelims, that is reading less number of sources but reading them again and again and revising them more and more so that I have a consolidated understanding of the subject. मेंस में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपने जो भी समझा है, जो भी नॉलेज आपने एक्वायर करी है, उसे आप रेगुलरली टेस्ट करते रहें. और उसी के लिए यू शुड बी डूइंग मे बी एटलीस्ट वन टेस्ट सीरीज़ फॉर श्योर बिटवीन योर प्री एंड मेंस. मैंने कुछ विजन IAS के टेस्ट ऑन एंड ऑफ लिखे हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू टू डू एटलीस्ट वन टेस्ट सीरीज़ फॉर कंटिन्यूसली चेकिंग वेदर वट एवर यू हैव लर्नड यू आर एबल टू प्रेजेंट इट प्रॉपरली इन दैट 7-8 मिनट्स का पीरियड. इसके सिवा अगर ऐसे की बात करें तो ऐसे के लिए ज़रूरी है कि ब्रॉड आप टॉपिक्स देख लें ऐसे कि कौन कौन से कॉमनली आते हैं. For example, women is a topic, environment related issues are there, agriculture related questions are coming a lot. And अब ऐसे होने लग गया है कि एक सेक्शन में एक आपका जनरली जो थ्योरेटिकल ऐसे है वो आ रहा है, और जो सेक्शन बी है उसमें जनरली एक फिलोसॉफिकल ऐसे आ जाता है. तो जब आप ऐसे की तैयारी कर रहे हैं तब आप ये इंश्योर करें कि आप फिलोसॉफिकल एसेज को कम्प्लीटली लीव आउट ना करें. कुछ एसेज उस नेचर के भी आप प्रैक्टिस कर लें. मैंने क्या करा था कि ऐसे के लिए आई हैड अ रेडीमेड सेक्शन फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ माय एसेज एंड द कंक्लूजन पार्ट. मैंने कुछ कोट्स ढूंढ ली थी, कुछ फैक्ट्स थे, कुछ अच्छी लाइंस थी जो किसी नोटेड पर्सनालिटी ने कही है, या कोई पोएम हो गई, या कोई ऐसी चीज़ जो आपके ऐसे की स्टार्टिंग को कैची बनाए. उन चीज़ों को आप नोट करके रख लें ताकि आपको ऐसे स्टार्ट करने में डिफ़िकल्टी ना फील हो. और आपके पूरे ऐसे में एक फ्लो रहना चाहिए. इट शुड नॉट फील लाइक यू आर जंपिंग फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर. ट्राई एंड लिंक डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर ऐसे. एंड जब आप ऐसे लिख रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर दैट योर ऐसे इज़ ब्रॉड बेस्ड. आप डिफरेंट डायमेंशंस कवर करने की कोशिश करें. सो आई फॉलो 2 strategies in this. पहले तो आई ट्राइड एंड डिवाइडेड माई ऐसे इनटू सोशल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, humanitarian, legal, different aspects. Along with that, I did a time frame wise analysis of my essay as well. For example, whatever topic you have, women's role in public life. So I did ancient, what was the situation in the past, what's the situation in present, and how we can improve it in futures. तो एक time frame के हिसाब से भी आप वो चीज़ कर सकते हैं. This is broadly what I did about my essay. And then comes your optional. My optional was anthropology. तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से सही ऑप्शनल चूज़ करें. डोंट गो बाय दिस पॉपुलर ट्रेंड कि अगर इस ऑप्शनल में मार्क्स आ रहे हैं तो मैं ये ऑप्शनल उठा लेता हूँ. प्लीज़ गो थ्रू इट्स सिलेबस. ट्राई एंड सी कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के हिसाब से आपको लग रहा है कि आप उस ऑप्शनल में आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, वो आपको इंटरेस्ट कर पा रहा है, तो उसी हिसाब से आप अपना ऑप्शनल चूज़ करें. उसके बाद एक बार आपने डिसाइड कर लिया आपका ऑप्शनल क्या है, तो प्लीज़ फोकस अ लॉट ऑन योर ऑप्शनल, बिकॉज ऑप्शनल इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू फेच यू द मोस्ट मार्क्स. एंड उसके लिए प्लीज़ डू अ लॉट ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. If you feel the need, do join a good coaching institute if you feel that you yourself would not be able to manage it. And जो ऑप्शनल का पेपर 2 होता है उसमें जनरली आप देखेंगे तो ज़्यादा स्कोर आता है, तो उसमें आप
बहुत ज़्यादा केस स्टडीज़, फैक्ट्स इनका यूज़ ज़्यादा करें बिकॉज़ उसकी वजह से योर आंसर वुड लुक स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल आंसर दैट एवरी अदर एस्पिरेंट वुड बी राइटिंग. This is the broad strategy about mains. Then coming to the interview preparation, I think interview में most important part of your interview preparation, more than your DAF preparation and your current affairs preparation, is to ensure that you're calm and you're confident for that day when your personality test is going to happen. In this part, when you are preparing for an interview, please ensure that you're in a good mind space. You should congratulate yourself that you've reached the level of interview. And daily अपने आप को उस दिन के लिए तैयार करें. Just picture it that you're appearing before the board and you're answering confidently. Along with that, of course, you have to prepare your detailed application form very well. So core of your interview preparation would of course be your detailed application form. उसमें आपने जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर रोल नंबर, योर नेम, विच प्लेस यू बिलोंग टू, वहाँ का पिन कोड, आपने जो भी हॉबीज़ मेंशन करी हैं, जिस चीज़ में ग्रेजुएशन है, कोई स्पोर्ट्स का मेंशन है, जो भी कंटेंट आपने डैफ में लिखा हुआ है, दैट हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड थॉरली बिकॉज डैफ इज़ अ विंडो इनटू योर लाइफ टू द इंटरव्यूअर. तो आप इंटरव्यूअर को बताना चाह रहे हैं कि मैंने अब तक ये चीज़ें करी हैं और दिस इज़ अ प्रिडिक्टेबल एरिया जिससे वो क्वेश्चंस आपसे पूछेगा. सो इस एरिया में जनरली हमें फॉल्टर नहीं करना चाहिए और जितना हो सके प्लीज़ ट्राई एंड शो हु यू आर थ्रू योर आंसर्स टू द बोर्ड. डैफ के साथ साथ ऑफ कोर्स यू हैव टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स. उसके लिए मैंने 3 न्यूज़पेपर्स में पढ़ा करती थी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के टाइम. आई यूज़ टू डू हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड मिंट करके एक न्यूज़पेपर आता है, वो भी मैं पढ़ती थी. इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई भी करंट अफेयर्स का टॉपिक जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे इस टाइम अफ़गानिस्तान इशू वाज अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक व्हेन आवर इंटरव्यूज़ वर गोइंग ऑन. सो उस चीज़ को आप हॉलिस्टिकली तैयार करें. और इस चीज़ के लिए मैंने स्टडी IQ करके एक प्लेटफॉर्म है, उसका भी काफ़ी हेल्प ली थी बिकॉज़ उसमें वो हर इशू को बहुत हॉलिस्टिकली डिस्कस करते हैं. सो आई यूज़ टू सी देयर वीडियोज़ एंड ट्राई एंड फॉर्म एन ओपिनियन. देन इंटरव्यू प्रिपरेशन के बाद एक डर रहता है कैंडिडेट के अंदर कि मैं अपने व्यूज़ को ठीक से प्रेजेंट कर पाऊँगा कि नहीं, 5 लोग वहाँ बैठे हैं उनके सामने मैं ठीक से बोल पाऊँगा या कि नहीं. तो उस चीज़ के लिए टू गेट दोज जिटर्स आउट ऑफ योर सिस्टम, प्लीज़ ट्राई एंड डू सम मॉक इंटरव्यूज़. आई वोंट सजेस्ट दैट आप बहुत ज़्यादा मॉक्स करें क्योंकि कई बार क्या होता है कि फिर आपके आंसर्स बड़े मोनोटोनस और रूटीनाइज्ड हो जाते हैं. वो चीज़ भी हमें नहीं चाहिए अपने इंटरव्यू में. तो आप 4-5 मॉक्स कर लें और उससे जो एक बोलने की जो झिझक होती है उसको अपने अंदर से निकालें. So this was my broad strategy that I followed in my entire preparation. Now coming to the second part, which is how I kept myself motivated throughout this entire process. So this was my 5th attempt. इससे पहले कि अगर मैं आपको मेरी जर्नी बताऊं तो पहले 2 अटेम्प्ट्स में मेरा प्री ही क्लियर नहीं हुआ था. 3rd अटेम्प्ट में आई रीच्ड टिल द इंटरव्यू स्टेज. आई गेव इंटरव्यू लेकिन आई डिड नॉट फाइनली गेट सेलेक्टेड. 4th attempt में I did crack the exam and I got 222 rank, and based on that I was allocated Indian Audit and Account Service, and currently I am undergoing probation on that, and this was again my 5th and the final attempt. तो एक बड़ा लंबा सफ़र रहा and बहुत जगह ऐसे लगा कि नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो रहा है, स्पेशली आफ्टर द सेकंड अटेम्प्ट कि दूसरी बार भी प्री लिखा क्लियर नहीं हुआ. तो लगा कि मे बी दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट मेड फॉर मी और मैं बिना बात के अपना टाइम ही ख़राब कर रही हूँ इसमें. ऐसे भी लगता था कि कॉलेज के सारे फ्रेंड्स हैं, वो सब आर डूइंग वेरी वेरी वेल इन देयर लाइफ एंड आई एम स्टिल स्टक विद दिस एग्ज़ाम. तो उस समय बहुत ज़रूरी है कि आपका एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम इन प्लेस हो, जो जब आप अपने आप को लेके थोड़ा सेल्फ डाउट फील कर रहे हैं या थोड़ा डिप्रेस फील कर रहे हैं, तो ऐसा कोई हो जिससे आप बात कर सके या अपने स्ट्रेस को शेयर कर सके. फॉर मी दैट वाज माय पेरेंट्स एंड माय सिस्टर. जब भी मुझे लगता था कि मैं अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, मेरा क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं अपनी मम्मी से बहुत बात करती थी. वो
हमेशा मेरा उत्साहवर्धन करते थे, हमेशा बोलते थे कि नहीं, यू कैन डू इट, थोड़ा-सा और एफर्ट करोगे हो जाएगा। तो थोड़े टाइम बाद ठीक लगता था और फिर से कोशिश करते थे। इसी के साथ-साथ आई ऑलवेज़ ट्राई टू रिमेंबर व्हाई डू आई वांट टू जॉइन द सिविल सर्विसेज़, मेरा मोटिवेशन क्या है ये सब करने का? अगर वो चीज़ आप